ओपनहेमर ये वो इंसान थे जिन्होंने अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब दिया और वर्ल्ड वार 2 जिताया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी देशभक्ति पर अमेरिका ने सवाल उठाए और दुनिया भर में उनको बेइज्जत किया, और यहाँ तक कि उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के राइट्स भी ले लिए। और आखिर क्यों ओपनहेमर ने भगवत गीता में लिखी हुई ये पंक्ति कही थी, Now I am become death, the destroyer of worlds. बने रहिए मेरे साथ, जानेंगे इस वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1905 से, जब एक युवा फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को हिला देने वाली थ्योरी द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर पेपर पब्लिश किया, जिसके लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आता है E=mc²। मीन्स मास और एनर्जी दोनों सेम है। एक छोटा सा मास बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है। उनको क्या पता था कि ये थ्योरी आगे जाके पूरी दुनिया को बदलने वाली है। इसी बीच 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में जे रॉबर्ट ओपनहेमर का जन्म एक रिच एंड एजुकेटेड परिवार में होता है। ओपनहेमर बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। स्कूल के टाइम से ही साइंस में बढ़ता हुआ उनका प्यार उन्हें 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया, जहां से उन्होंने 1925 में केमिस्ट्री से बैचलर डिग्री प्राप्त की और फिर जर्मनी जाके 1927 में मात्र 3 साल में फिजिक्स से पीएचडी पूरी की। अब साल आता है 1938 का, जब 9 नवंबर 1938 को जर्मन्स ने देश भर में जूइस के खिलाफ विनाश और हिंसा की लहर शुरू कर दी, जिसको इतिहास में क्रिस्टल नख्त नाम से जाना जाता है। फिर उसके एक मंथ बाद ही जर्मनी की लैब में काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। उन्होंने न्यूट्रॉन को यूरेनियम से टकराकर उसके 2 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जिसको न्यूक्लियर फिजन कहा गया। और इस प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और ये एनर्जी इतनी थी जिसका यूज करके एक बॉम्ब बनाया जा सके। लेकिन ऐसा हथियार बनाने के लिए अभी काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर करना था। जब आइंस्टाइन को इस बात का पता लगा कि जर्मन्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ऐसा कोई हथियार बना सकते हैं, आइंस्टाइन को पहले से ही पता था कि अगर ऐसा कोई हथियार बना तो वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा, और अगर ये हथियार हिटलर के हाथ लगा तो उससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। आइंस्टाइन को इस बात की अब चिंता होने लगी। फिर उन्होंने अपने कलीग लियो सिजिलार्ड के साथ मिलकर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एटॉमिक रिसर्च के फील्ड में काम करके जर्मनी से पहले एटॉमिक वेपन्स को बनाने की सलाह दी। आइंस्टाइन का लेटर पढ़ के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तुरंत एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक हथियार पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस फेमस प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो लेटर ना लिखते। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन यूएस के साथ कोई चाल चल रहे हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओपनहेमर को दे दी। ओपनहेमर आइंस्टाइन से काफ़ी प्रभावित थे। वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा सीक्रेट सिटी बनाया गया, जिसको लॉस एलेमोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा बहाना स्टार्ट कर दिया था। 1945 के एरा में इस प्रोजेक्ट पर टोटल $2 बिलियन का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन इस राज को संभालना यूएस आर्मी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलेमोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी ही जांच पड़ताल के बाद चुना गया था, ताकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया को लीक ना हो। इनमें साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस एंड रिसर्चर्स के साथ साथ लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको ये डायरेक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ न बताएं और ना ही अपनी फैमिलीज को।
यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको एक नकली नाम दिया गया था। और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम रिवील हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पर। वो एड्रेस था PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर्स में भी सिटी का नाम मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले सारे लेटर्स को खोल के पढ़ता था और उसके बाद ही वो आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बिना ना अंदर जा सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बिना यहाँ से बाहर निकल पाना पॉसिबल था। यहाँ तक कि लॉस एलेमोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नाम नहीं बल्कि सिर्फ PO बॉक्स 1663 लिखा होता था। ये सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो सके। ओपनहेमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। नेचर में पाए जाने वाला हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम 9238 होता है, जिसमें 92 प्रोटॉन एंड 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसी का एक आइसोटोप यूरेनियम 92-235 होता है, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। अगर यूरेनियम 235 को किसी न्यूट्रॉन से कोलाइड कराया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट होके 2 लाइटर एलिमेंट्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स देता है और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और स्प्लिट हुए ये 3 नए न्यूट्रॉन फिर से दूसरे यूरेनियम 235 को टारगेट करते हैं और ये रिएक्शन बार बार होता है। ये सारा चेन रिएक्शन कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स के अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस मिलके हमें एक जोरदार धमाका और एनर्जी रिलीज के रूप में देखने को मिलते हैं, जिसको एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल TNT बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो ये हाथी का चींटी से कंपेयर करने जैसा होगा। आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा लें, 1 किलोग्राम एटॉमिक बॉम्ब 3500 किलोग्राम TNT बॉम्ब के बराबर होता है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से करनी पड़ती तो अमेरिका को 1.5 करोड़ kg TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना ज्यादा वेट होता है कि आज के टाइम भी कोई भी प्लेन इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है एंड ऑब्वियसली इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम के रिप्लेसमेंट में एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और वो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम Pu 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले एटॉमिक बॉम्ब ना तैयार कर ले। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको एक्सप्लोड किया गया था, इसकी तबाही देखकर पूरी दुनिया खौफ में आ गई थी। ओपनहेमर समेत दूसरे वैज्ञानिक जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे इस हथियार से खौफ में आ गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसान के हाथ लग चुका था। एटॉमिक बॉम्ब का इंसानियत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता था, ये जाने बिना नेक्स्ट मंथ अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वार 2 का दी एंड। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ओपनहेमर के काम से अमेरिका बहुत खुश हुआ होगा, शाबाशी दिया होगा और उनको नोबेल प्राइज देगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओपनहेमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस जाहिर किया था क्योंकि उनके इस क्रिएशन की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। इस चीज ने उनको पूरी तरह से तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया था। अमेरिका को शक था कि ओपनहेमर एटॉमिक बॉम्ब की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस ने ओपनहेमर पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में
अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन यानी रसिया ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब्स के धमाके पूरी दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। इसका शक ओपनहेमर पर गया, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी अच्छे कनेक्शंस हुआ करते थे, पर खुद ओपनहेमर को पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपनहेमर के खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई, जिसमें ओपनहेमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वो अपने बयान पर डटे रहे कि उनका कम्युनिज्म एंड सोवियत के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही सुनाया गया। जो एक वक्त जीनियस साइंटिस्ट की हैसियत रखते थे, उनको मिनटों में बेइज्जत करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट्स के सारे राइट्स छीन लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कोई फायदा न हो सका। अगले कई साल ओपनहेमर खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर करीब 7 साल बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ओपनहेमर को ऑफर दिया कि वो एक नया फ्री एंड फेयर ट्रिब्यूनल बनाएंगे, जिससे उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा से वापस मिल सकती है, लेकिन इस बार ओपनहेमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो बेकसूर हैं, इसी वजह से उन्होंने ओपनहेमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपनहेमर को थ्रोट कैंसर हो गया था और 1966 में उनकी डेथ हो गई और उनकी अस्थियों को यूएस वर्जिन आइलैंड के एक बीच पर बहा दी गई, जो आज ओपनहेमर बीच के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। आखिर ये लाइन ओपनहेमर ने क्यों कही थी? Now I am become death, the destroyer of worlds. देखो, जब महाभारत हो रहा था तब अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे। ये देख के उन्होंने अपना धनुष रख दिया, क्योंकि उनसे अपने लोगों को अपने ही हाथों से मरते हुए नहीं देखा जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं और मार्गदर्शन देते हैं कि जो हो रहा है उसका कंट्रोल तुम पर नहीं है। हे अर्जुन, एज आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल द पीपल। मैं काल हूँ, मैं ही इस दुनिया को चलाता हूँ, मैं ही इनको जन्म देता हूँ और मैं ही इनको मृत्यु। तुम्हारे युद्ध करने या ना करने से भी इनकी मृत्यु तय है। तुम तो बस अपना कर्तव्य कर रहे हो, मृत्यु तो इनको मैं दे रहा हूँ। इसलिए अपना धनुष उठाओ और युद्ध करने का अपना कर्तव्य पूरा करो। ठीक अर्जुन जैसी कंडीशन थी ओपनहेमर की। जब ओपनहेमर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब के टेस्ट के तबाही करने वाले भयानक दृश्य को देखते हैं, तो वो श्री कृष्ण के कॉस्मिक फॉर्म को याद करते हैं। तब वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये क्या बना दिया, मेरी वजह से बहुत लोग मारे जाएंगे। तब वो अपने मन को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कही गई पंक्ति को याद करते हैं और कहते हैं कि Now I am become death, the destroyer of worlds. और सोचते हैं कि ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। शुरू में लोगों ने इन लाइंस को काफी मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन फिर बाद में ओपनहेमर ने इस कोट को 1954 में बीबीसी के साथ किए गए एक इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक एंड शेयर करेंगे। कमेंट करके बताना यूरेनियम 235 के एक एटम को स्प्लिट करने में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू सो मच गाइज।